हेलो भाई, जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का साइंस प्लस जीके के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। तो ये हमारा मॉक टेस्ट क्लास नंबर 12 है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब आपके पिछले एग्जाम पे आधारित है। मतलब ये सारी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं कोस्ट गार्ड के अंदर। तो क्लास को पूरा करिए जब तक। अब देखो, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है, मैं आपको एग्जाम डेट दिखाने वाला हूँ। जो वायरल नोटिस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर ये वायरल नोटिस सही है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी वायरल नोटिस होते हैं वो ऑलमोस्ट सही होते हैं, अगर सही है तो आपके पास मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो 15 दिन में जितनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए। और कल से जो है रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो फिलहाल आज साइंस का क्लास करिए, साइंस और जीके का, और कल से रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ भी चलेगा। और मैथ में वही महापीडीएफ 3.0 के सारे जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाएंगे। रीजनिंग में भी वही करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये क्लासेस जो है एग्जाम तक कर लीजिए। 15/15 कंफर्म है, 100% लेकर के आओगे। और महापीडीएफ 3.0 का साइंस पढ़ लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 2024 बैच के लिए हमारे इस साइंस प्लस जीके के सुपर मॉक टेस्ट क्लास को, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं भाई साहब, महापीडीएफ 3.0 अगर अभी तक महापीडीएफ 3.0 नहीं लिए हो, ये समझ लो आपके सेक्शन 1 की तैयारी बिल्कुल अधूरी है। सिर्फ एक किताब, ये सिर्फ एक पीडीएफ, और आपके सेक्शन 1 की तैयारी बिल्कुल पानी की तरह जो है हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा आपकी तैयारी। मतलब सिर्फ एक किताब आपको सेक्शन 1 क्लियर करा के देगा। मात्र प्राइस कितना है, 200 रुपए है, लेकिन आपको 100 रुपए में मिल रहा है फिलहाल अभी ये RS100 में। कैसे लेना है, 9795111812 पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर लेना है। बस बोल दीजिएगा मुझे महापीडीएफ 3.0 चाहिए। मेरी ही ये बुक है, मैंने ही खुद इसे अपने हाथों से बनाया है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस एग्जाम पे आधारित आपके जो है प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। साइंस तो मतलब कुछ और पढ़ना ही नहीं है, 10/10 साइंस आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं लिए हो तो भाई साहब लास्ट के 15 दिन रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। इस पीडीएफ को लेकर के जरूर पढ़ लीजिए, महापीडीएफ 3.0। बाकी ये पीडीएफ आपको बता देगी इसमें क्या चीज है, ऐसा कि मैं बार बार ये रिकमेंड कर रहा हूं कि हमारी ये पीडीएफ आप लेकर के जरूर पढ़िए। पब्लिकेशंस के पीछे भागेंगे 10 नंबर भी नहीं आएगा वहां से। और ये एक बुक सिर्फ आपको सेक्शन 1 क्लियर करा के देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चंस देखने से पहले क्लास का एक बार जरा हम लोग ये देख लेते हैं। जो ये वायरल नोटिस है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो वायरल नोटिस है इस पर हम लोग ध्यान दे देते हैं। देखिए ये नोटिस ऐसे आपको मिल रहा है ना, आप ये सोच रहे हो ये क्या चीज है, कोई भी लिख के ऐसे वायरल कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर जितने भी एग्जाम सेंटर्स के जो ऑनर्स होते हैं उनको ये दिया जाता है। उनको जो है एग्जाम सेंटर जब बुक करना होता है तो एक तो जितने भी वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं ना, उनको मॉक करवाया जाता है। जो ये मॉक डेज दिया गया है नवंबर 29, 30 और दिसंबर 1, ये मॉक होता है वहां पे कि कैसे एग्जाम करवाना है बच्चों का, ठीक है। उसके बाद 3 दिन आपका एग्जाम दिया गया है, 2, 3 और 4। और जो 5 तारीख है, मतलब ये 5 दिन, यहाँ पे 4 दिन बुक किया गया है। 5 तारीख को असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम यहाँ पे दिया गया है, और 3 दिन आपका। तो अगर ये वायरल नोटिस सही है, ठीक है, जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया तो सब कह रहे थे सर आप झूठ बोल रहे हो, फेक ही है, ये है वो है। अगर ये वायरल नोटिस सही है तो 2, 3, 4 में आपका दिसंबर को एग्जाम आपका होने वाला है। 25 नवंबर तक आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी अगर ये सही है तो। और अगर ये सही नहीं है तो 17 से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगर मिड जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि मिड ऑफ दिसंबर करवाया जाएगा, तो 17 से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। नोटिस ये चीज दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा, क्योंकि आप ये 2, 3, 4 को ही सही मान के अभी फिलहाल आप 10 दिन तैयारी करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आपके जो है स्क्रीन पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन फॉर यू है। ये आप लोगों ने कर भी लिया था, लेकिन एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। प्रीवियस जो हमारा 11th जो मॉक टेस्ट क्लास था उसका ये क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फेमस पोएम सरफरोश की तमन्ना, एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कविता सरफरोश की तमन्ना लिखी थी? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। भाई साहब बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है भाई साहब? सरफरोश की तमन्ना किसने लिखा है? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में हमारे इस क्लास को। पहला क्वेश्चन दिया गया, थ्रू विच इक्विपमेंट ह्यूमन हार्ट बीट्स आर रिकॉर्डेड एंड डायरेक्टेड विया ग्राफिक्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि मानव के हृदय की धड़कन को किस उपकरण के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से रिकॉर्ड और पता लगाया जाता है? बारोग्राफ, क्रिस्पोग्राफ या कोमोग्राफ या कार्डियोग्राफ? क्या होता है भाई साहब? वो कार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है? कार्डियोग्राफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens to the resistance of a wire when its cross section is doubled?
अब भाई साहब जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हो ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, अपने आप रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए जरा, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। जब डबल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ा रहे हो, एरिया जब बढ़ जा रहा है किसी भी वायर का, तो रेजिस्टेंस तो अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध क्या है, कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बिकम हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। द वैल्यू ऑफ इसके वेलोसिटी ऑन द मून सरफेस, देखो अपने पे, ठीक है, पृथ्वी पे और मून सरफेस दोनों जगह का याद रखना। देखो मून सरफेस पे दो इसके वेलोसिटी है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर किसी चीज को उछाला जाए वहां पे, ठीक है, इससे इतनी मतलब स्पीड से, तो वो चीज चंद्रमा के जो है उससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पृथ्वी का है स्केप वेलोसिटी, ठीक है, पृथ्वी की स्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रहेगा कितनी है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्लायन वेग सबसे अधिक होता है, वेनस, जुपिटर, मार्स या मरकरी। वीनस हो गया मतलब शुक्र ग्रह हो गया, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, या फिर जो है मरकरी हो गया, ठीक है। तो जरा हमको बताइए किस ग्रह का जो है प्लायन वेग सबसे अधिक माना गया है। यहाँ पे देख लेना थोड़ा, ये मरक्यूरी है, यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ा सा इसका गलत है, मरक्यूरी ये आपका ग्रह है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सबका प्लायन वेग देख लेते हैं किसका कितना है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखो वेनस का कितना होता है भाई साहब, 10.36 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इतना याद रहेगा। जुपिटर का कितना होता है इसका भी देख लेते हैं, 63.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। मार्स का देख लेते हैं, ठीक है, हमारे मार्स का कितना होता है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और वहीं मर्क्यूरी का देख लेते हैं, मर्क्यूरी का कितना होता है भाई साहब, इसका होता है 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए इनमें से चारों में से वीनस, जुपिटर, मार्स और मर्क्यूरी, इनमें से सबसे अधिक मैक्सिमम इसके वेलोसिटी किसका है, जुपिटर का, ठीक है, बृहस्पति ग्रह का 63.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारी पृथ्वी के भी जो है कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 6 टाइम, 5 या 6 टाइम आपका होगा, 5 टाइम से ऊपर ही होगा, ठीक है, यहाँ का इसके वेलोसिटी जुपिटर बृहस्पति ग्रह का, ठीक है। तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है उसका इसके वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the radius of the earth is reduced by half then the day night on the earth would be off। अब देखो कह रहे, देखो आपको पता है कि 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का जो है दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारी पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो आधी कर दी जाए तो पृथ्वी पे दिन और रात कितने घंटे के होंगे भाई, सब आधी करोगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा, 6 घंटे का होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 घंटे का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्योंकि देखो क्या है ना कि अर्थ कंट्रैक्टेड टू हाफ इट्स जो प्रीटीएस्ट साइज विद मास कांस्टेंट के साथ में अगर उसको जो है वो किया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 घंटे का हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनामीडे, यूरोपा, कैलिस्टो या नन ऑफ दीज। तो इनमें से सबसे कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह का जो है, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ठीक है। जैसे हमारे पृथ्वी का जैसे चंद्रमा है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट, तो वैसे ही जो है याद रखिएगा जुपिटर का, ठीक है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा जो आपका सैटेलाइट है वो गैनामीड है, ठीक है, याद रखिए कौन सा है, गैनामीड है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्लैनेट हुज डेंसिटी इज लेस देन वाटर एंड ऑन कीपिंग इन द वाटर इट विल स्टार्ट टू फ्लोट। ओहो, जिस ग्रह का घनत्व तो पानी से कम है और पानी में रखते हुए तैरने लगेगा, ठीक है। अब देखो पानी में रखते हुए इसलिए तैरने लगेगा, इस ग्रह का घनत्व इसलिए कम होगा क्योंकि क्या, क्योंकि वो गैसेज का बना हुआ है, ठीक है, किसका, गैसेज का बना हुआ है। तो याद रखिएगा देखो पानी का घनत्व जो होता है वो 19 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। अब वहीं जो है याद रखिएगा इस ग्रह का, जिस ग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं, इस ग्रह का जो आपका डेंसिटी है वो 0.69 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आप सोच के देखो, या शायद 1 ग्राम जो है पर क्यूबिक सेंटीमीटर है इस ग्रह का, तो अब सोच के देखो वो वैसे ही जो है पानी पे क्या है, तैरने लगेगा। जब उसका डेंसिटी क्या है, तो पानी से भी कम है, तो वो पानी पे तैरेगा। तो कौन सा है, मरकरी, वेनस, सैटर्न या मार्स। कौन सा ग्रह है भाई साहब, ये सैटर्न है, शनि ग्रह। तो शनि ग्रह को अगर पानी पे रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या है, पानी पे तैरने लगेगा। ऐसा क्यों भाई साहब, क्योंकि उसका क्या है, इसका डेंसिटी पानी से बेहद कम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो तो 1 ग्राम
क्यूबिक सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिवाइस इम्प्लॉयड टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्टार्स एंड और गैलेक्सीज इज कॉल्ड, कह रहा है कि तारों और हमारी आकाश गंगाओं के व्यास को मापने के लिए, ठीक है, डायमीटर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर या इंटरफेरोमीटर, किसका इस्तेमाल होता है भाई साहब? तो याद रखिएगा इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्या मापने के लिए? डायमीटर मापने के लिए हमारे स्टार्स और गैलेक्सीज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ए गैस विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, अल्कोहल एंड अमोनिया, क्या है कि किसी ऐसे गैस का आपको नाम बताना है जिसका जो है इस्तेमाल वनस्पति घी वगैरह जो बनता है या अल्कोहल बनता है या अमोनिया वगैरह बनता है उसमें इसका जो है निर्माण में इसका उपयोग हमेशा होता है, ठीक है, इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन या बुटेन, भाई साहब डेट इज हाइड्रोजन, कौन सा है? हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। इन तीनों चीजों के जो है मैन्युफैक्चर में हाइड्रोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स? ओहो, एल्केन का सामान्य सूत्र आपको बताना है। अरे याद करो यार, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, कितनी बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। याद रखना, अगर एल्केन में ALKANE आ रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका एल्केन का जो फार्मूला होगा CnH2n+2 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ENE लिखा गया मतलब डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, ALKENE है, ठीक है, एल्किन है। तो इसका जो फार्मूला वो होता है एक मिनट रुक जाओ, इसका फार्मूला होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसका फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और जो एल्काइन वाला होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ALKYNE, एल्काइन जो होता है, इसका फार्मूला होता है, याद रखना, CnH2n-2, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है? एल्किन का पूछ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड वाले का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CnH2n। अब एक चीज, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड याद रखना। देखो, अनसेचुरेटेड होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और सेचुरेटेड कंपाउंड होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड है एल्किन में, तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n, ऑप्शन नंबर ए, एल्किन का ये करेक्ट जनरल फार्मूला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A reaction that has both oxidation and reduction is called, अब सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है समझ लो पहले। देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो उसमें एडिशन ऑफ जो है क्या होता है, जो आपका रिजल्ट निकलेगा रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, उसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें ये दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे, सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको रिडॉक्स। देखो, इसमें री भी आ रहा है और डॉक्स भी, दोनों आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया और ऑक्सीजन रिमूव होने की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाफिंग गैस यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया बाय द डॉक्टर इज, ओहो शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भाई साहब याद रखो, हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को ही तो लाफिंग गैस बोलते हैं, जो कि N2O होता है ना, N2O, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही जो है क्या बोलते हैं हम लोग? ये आपका लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन मिक्सिंग एडिबल साल्ट वुड, कह रहा है कि अगर, देखो ध्यान से सुनना, अगर पानी में एडिबल जो हम लोग खाने वाला जो नमक होता है, ठीक है, एडिबल जो साल्ट होता है, अगर पानी में हम लोग नमक मिला दें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो डिक्रीज होगा। क्या होगा? देखो, अगर पानी में जो हम लोग पानी होता है, अगर उसमें एडिबल साल्ट मिला दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होता है भाई साहब? डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करिएगा। वॉशिंग सोडा का करेक्ट आपको जो है यहाँ पे क्या बताना है? केमिकल फार्मूला NaOH CaOH2 NaOH CO3 Na2CO3.10H2O,
गलत मत करिएगा। तो वॉशिंग सोडा का करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसको बोलते हैं, केमिकल नेम है इसका ये, और केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? Na2CO3.10H2O। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका आपको क्या बताना है? केमिकल फार्मूला बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? CaSO4.5H2O, CaSO4.5H2O, CaSO4 होल होल आपका ये लगा हुआ है .2H2O और CaSO4MgO। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका करेक्ट फार्मूला हो जाएगा CaSO4.5H2O। और अगर वही जिप्सम का पूछ लेता है, जिसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है ना, सीमेंट में जिप्सम होता है, तो जिप्सम अगर आपसे पूछ लेता है तो यहां पे देखो फार्मूला सेम होगा, CaSO4.5H2O की जगह 2H2O हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा जिप्सम का अगर आपसे पूछता है तो क्या हो जाता है? .2H2O हो जाता है, CaSO4.2H2O ये जिप्सम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ट्राइब। आप यहां से जी के शुरू हो जाता है, ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ओरान, मुंडा, हो या संथाल, कौन सा है? जनजाति पूछ रहा है। करेक्ट आंसर होगा संथाल। ठीक है, याद रखना, झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो संथाल है। ठीक है, कानपुर इज फेमस फॉर, ये तो एग्जाम में भी आ चुका है और काफी आसान क्वेश्चन है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयल माइंस, लेदर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री या आयरन स्टील इंडस्ट्री? भाई साहब कानपुर अपने लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। किसके लिए? लेदर, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे चमड़े की जो है चीजें ज्यादा बनाई जाती हैं। चलो, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क? शानदार क्वेश्चन है। तो पहला नेशनल पार्क देश का कौन सा है भाई साहब? डेट इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका डेट समथिंग समथिंग 1936 वगैरह में ये बना हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई अंतरराष्ट्रीय थल सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? देखो, थल सीमा नहीं है, जल सीमा है सिर्फ। श्रीलंका के साथ में भाई साहब, श्रीलंका के साथ में हमारी कोई थल सीमा नहीं लगती है, सिर्फ जल सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3 या नेशनल वाटरवे 4? ये जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है ये नेशनल वाटरवेज 1 है, एग्जाम में भी आ चुका है। ये प्रयागराज से लेकर के हल्दिया वेस्ट बंगाल तक है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रयागराज से हल्दिया वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? ये भी बताने वाली बात है, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। एनी बेसेंट, एम.एस. मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित या सुचिता कृपलानी? कौन थी भाई साहब? That was सुचिता कृपलानी। याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन? व्हाट वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किस युग की है? ब्रॉन्ज एज, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज या आयरन एज? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूर्वपाषाण युग या लौह युग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। देखो, ये जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये कांस्य युग की सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है। किसे? ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है। ठीक है, याद रहेगा, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सत्यमेव जयते इनक्रेडिबल, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में और बहुत आसान क्वेश्चन, ये लगभग हर एग्जाम में आता है। द सत्यमेव जयते जो शब्द है जो इनक्रेब किया गया आपके इंडियन एम्ब्लेम के रूप में, ऑन द इंडियन एम्ब्लेम पे सत्यमेव जयते जो आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उस पर जो उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भागवत गीता से या मुंडकोपनिषद से? भाई साहब ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट टेंपल अमंग ऑल द मेडिवल इंडियन टेम्पल्स? कह रहा है निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? कैलाश टेम्पल इलोरा, सन टेम्पल कोणार्क, नीलकंठेश्वर टेम्पल उदयपुर या बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर? देखो,
यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। मध्यकालीन भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें से सबसे ऊंचा मंदिर अगर कोई है इनमें से तो वो कौन सा है आपका? डेट इज बृहदेश्वर टेम्पल, तंजौर का। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टेब्लिश्ड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इसे किसने बनवाया था? जो कि किस शासक ने बनवाया था? बौद्धों के लिए बनाया गया था। महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? धर्मपाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट पृथ्वीराज रासो। ओहो, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है लेकिन काफी आसान है। भभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई या बाणभट्ट। किसने लिखा था भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। अभी देखिए 14 और 15 दो दिन में भी एसएसआर वालों की ज्वाइनिंग चल रही है। अभी जो ये आपका बैच हुआ है, ठीक है, 2023 था शायद ना, तो उसकी ज्वाइनिंग चल रही है। काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जो चैनल के थ्रू हुए थे, उन्होंने फोटो वगैरह भी भेजा हुआ था, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ था। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो स्टैंड अप क्लासेस सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा। जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं मैं वहां पे पहले शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप भी देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना? मेहनत। मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है। सफलता मेहनत मानती है। अगर आप मेहनत करते हो तो आज नहीं तो कल आपके भी कंधे पे 100% वर्दी होगी। बस थोड़ा सा सब्र रखिए और मेहनत करिए। ठीक है, चलो। विच पोर्तुगीज लीडर स्टार्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। कह रहे कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फोंसो डी अल्बुरानी, अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को कैरन, फ्रांसिस्को मार्टिन। अच्छा, याद रखो, मैंने अभी उसी दिन जो पुर्तगाली जितने भी आपके लीडर यहाँ पे आए हुए थे राज्य करने वाले, पहले हालांकि पुर्तगाली ही आए थे, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखो, मैंने पूरा डिटेल में एक दिन पढ़ाया था, बताया था। ठीक है, कब शुरू हुआ था, प्लस इसको किसने लीड किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लीड किया था भाई साहब? डेट वाज लीडेड बाय फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। चलो, हु प्रीसीडेड ओवर द बेलगांव सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। देखो, ये महात्मा गांधी का ये पहला और अंतिमवा ऐसा जो है आपका ये कांग्रेस कांग्रेस सेशन था जिसको इन्होंने जो है जिसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, सिर्फ मात्र एक ऐसा जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है क्या था, ये आपका सेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इसीलिए ये जो सेशन है ये थोड़ा हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर। इनमें से किसका जो है स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था? ठीक है, स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी या ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्फेडरेशन या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ या स्वतंत्र श्रमिक दल। नाम से ही आपको पता चल जाएगा किसने किया था। कोई मतलब इन्होंने कौन से जो है दल का जो है वो किया था? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्फेडरेशन का इन्होंने क्या किया था? फाउंडेशन रखा था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड हिज ऑन पार्टी व्हिच वाज नेम्ड। शानदार क्वेश्चन है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ा तो इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम क्या था भाई साहब? फॉरवर्ड ब्लॉक उसका नाम था। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। अब लेके चलता हूं आपको अंतिम क्वेश्चन की तरफ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं ये पहले भी करा चुका हूं और एग्जाम में भी आ चुका है। कोस्ट गार्ड में ही पूछा गया है, पिछली बार का क्वेश्चन है। सभी लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जितने भी लोग ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो भाई साहब छोड़ के मत जाना, सबको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि बेनवाज जब पंचशील समझौता जो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत को लेकर के, इतना मैं बता सकता हूं, किसको लेकर के? तिब्बत को लेकर के जो पंचशील समझौता हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, ये किस सन में हुआ था ये आपको बताना है। 1949, 1962, 1954 या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सबको ही कमेंट करके बताएगा क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार और मैं ये पढ़ा भी चुका हूँ, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन सी 5 शर्तें रखी गई थी उस जो है समझौते के अंदर। वो 5 शर्त मैंने आपको बताई भी थी। जो मेरे चैनल से पुराने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, अभी जस्ट 7-8 महीने पहले ये चीज मैंने पढ़ाई थी और डिटेल में भी बताई थी। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, हो सकता है कल की जो क्लास लेके आऊंगा साइंस की उसमें जब क्वेश्चन फॉर यू कराऊंगा तो एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो फाइनली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा और इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएगा। और फिर से आपसे एक बार कह रहा हूं भाई साहब, महापीडीएफ 3.0
एक बार फिर से कह देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। 100 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है। जब ये बुक लेके आप पढ़ोगे और एग्जाम में बैठोगे पढ़ने के बाद, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी बुक आपको जो है पेपर करने के लिए दे दिया गया है बुक से ही पूरा। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 रुपए देखो, 200 300 400 की किताबें पब्लिकेशन की खरीद रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं से वहां क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो 300 400 की जगह 100 रुपए यहाँ इन्वेस्ट करिए, एग्जाम सेक्शन 1 क्वालिफाई करिए अपना। ठीक है, क्या करना है आपको, बस 9795111812 पे व्हाट्सएप कर लेना है और फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा, पेमेंट करके तुरंत स्क्रीनशॉट डालेंगे, तुरंत ये बुक आपको मिल जाएगी, महापीडीएफ 3.0 कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक सेक्शन 1 2023-24, मतलब एक 2024 बैच के लिए तो ये आपके काम आएगी ही, 2024 में भी आपके काम आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। और ये जो बुक है बिल्कुल लेटेस्ट है। चलिए, धन्यवाद।